गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो हमारा हिंदी साहित्य का जो 1000 प्रश्न उत्तर का मैराथन क्लास चल रहा है उसका अब तक जो है हमने 6 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज 7वां क्लास है और आज भी हम हिंदी साहित्य के अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जैसे नेट, टीजीटी, पीजीटी, DSSB और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव का नाम क्या है? तो राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिवपालगंज। पुनर्नरवा अनामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा एवं चारू चंद्रलेख में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? तो अनामदास का पोथा, पुनर्नरवा, बाण भट्ट की आत्मकथा एवं चारू चंद्रलेख में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाण भट्ट की आत्मकथा। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गिरमिटिया, तोड़ो कारा तोड़ो, अभिज्ञान एवं मृत्युंजय में से महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पहला गिरमिटिया, तोड़ो कारा तोड़ो, अभिज्ञान एवं मृत्युंजय में से महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहला गिरमिटिया। पीली आंधी उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो पीली आंधी उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रभा खेतान। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक कौन है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राहुल सांस्कृतायन। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि घुमक्कड़ शास्त्र किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये यात्रावृत्त के अंतर्गत आती है। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीली आंधी किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये उपन्यास के अंतर्गत आती है। या फिर पहला गिरमिटिया ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये भी उपन्यास के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। प्रवास की डायरी के लेखक कौन है? तो प्रवास की डायरी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा का नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपनी कहानी। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी एवं माटी की मूर्तें में से महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र नहीं है। तो इनमें से अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी एवं माटी की मूर्तें में से महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका माटी की मूर्तें। इसके लेखक महादेवी वर्मा नहीं है, इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि माटी की मूर्तें इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी और ये रेखाचित्र विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्यालंकार सार संग्रह के लेखक कौन है? तो काव्यालंकार सार संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं उद्भट।
भामह, दंडी, उद्भट एवं कुंतक में से अलंकारवादी कौन नहीं है? तो भामह, दंडी, उद्भट एवं कुंतक में से अलंकारवादी कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुंतक। कुंतक जो हैं ये अलंकारवादी आचार्य नहीं माने जाते। बाकी उद्भट, दंडी और भामा जो हैं ये अलंकार के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अरस्तु। अरस्तु ने कहा है। और यहाँ से जो है ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सुकरात किसके गुरु थे? तो सुकरात गुरु थे प्लेटो के। और प्लेटो किसके गुरु थे? तो ये गुरु थे अरस्तु के। तो यहाँ से ये प्रश्न कई बार पूछा गया है अरस्तु के गुरु परंपराओं में से कि अरस्तु के गुरु कौन थे? तो वो थे प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? तो वो थे सुकरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी कई बार पूछा गया ये प्रश्न कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भट्ट लोलट। इसके अलावा संकुक ने अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया था और भट्टनायक ने भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया था और अभिनव गुप्त ने अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ से जो है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं I.A. रिचर्ड्स। जन्मकाल की दृष्टि से सूफी संतों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले कौन से संत आए थे, उसके बाद कौन से आए थे सूफी काव्य परंपरा में, ये जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहले आए थे मुइनुद्दीन चिश्ती, इसके बाद निमाजुद्दीन औलिया, फिर शेख चिश्ती और फिर शेख सलीम चिश्ती। तो पहले आए थे मुइनुद्दीन चिश्ती, फिर निमाजुद्दीन औलिया, फिर शेख चिश्ती और फिर शेख सलीम चिश्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो जन्मकाल की दृष्टि से जो है रचनाकारों का सही अनुक्रम यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहले आए थे रैदास, फिर मीराबाई, फिर रज्जब और फिर मलुकदास। तो पहले आए थे रैदास, फिर मीराबाई, फिर रज्जब और फिर मलुकदास। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो अब प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा, यहाँ नीचे जो दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहले प्रकाशित हुई थी ठंडा लोहा, इसका समय है 1952 1952। इसके बाद के विरुद्ध ये प्रकाशित हुई थी 1967 में। फिर संसद से सड़क तक ये प्रकाशित हुई थी 1972 में। और फिर उदिता ये प्रकाशित हुई थी 1980 में। तो पहले प्रकाशित हुई थी ठंडा लोहा 1952, फिर के विरुद्ध ये प्रकाशित हुई थी 1967 में, फिर संसद से सड़क तक ये प्रकाशित हुई थी 1972 में और फिर उदिता ये प्रकाशित हुई थी 1980 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से भिखारीदास की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे जो है अभी भिखारीदास के रचनाओं का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो पहले प्रकाशित हुई थी रस सारांश, इसका समय है 1742। इसके बाद छंदाणव पिंगल ये प्रकाशित हुई थी 1742 में। इसके बाद
काव्य निर्णय, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भिखारीदास की और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि काव्य निर्णय इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं भिखारीदास। तो ये प्रकाशित हुई थी 1746 में। और फिर श्रृंगार निर्णय ये प्रकाशित हुई थी 1750 में। तो पहले प्रकाशित हुई थी रस सारांश, फिर छंदार्णव पिंगल, फिर काव्य निर्णय और फिर श्रृंगार निर्णय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो अब जो है जन्मकाल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो पहले आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इनका समय है 1889 से 1968। फिर सिया राम शरणगुप्त, इनका समय है 1895 से 1963। फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका समय है 1897 से 1960। और फिर भगवती चरण वर्मा, इनका समय है 1903 से 1981। तो पहले आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, फिर सिया राम शरणगुप्त, फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन और फिर भगवती चरण वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो पहले प्रकाशित हुई थी ग्रंथि, इसका समय है 1920 1920। फिर अनामिका, इसका समय है 1923 1923। फिर आंसू, इसका समय है 1925 1925। और फिर निहार, इसका समय है 1930 1930। तो जितने भी रचनाएं हैं उनके जन्म काल, उनके प्रकाशन काल आप नोट कर लीजिए। कई बार जो है प्रकाशन काल से जुड़े प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आंसू, आंसू का प्रकाशन काल क्या है। तो इसका प्रकाशन काल है 1925। तो ऐसे प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो पहले प्रकाशित हुई थी मादा कैक्टस, इसका समय है 1959। फिर दर्पण, इसका समय है 1962। फिर मिस्टर अभिमन्यु, इसका समय है 1971। और फिर एक सत्य हरिश्चंद्र, इसका समय है 1976। तो पहले प्रकाशित हुई थी मादा कैक्टस, फिर दर्पण, फिर मिस्टर अभिमन्यु और फिर एक सत्य हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपक के कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं तथा इनके द्वारा नाटकीय इतिवृत्त की गति प्रकट होती है। इन कार्यावस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि रूपक के कार्यों की 5 अवस्थाएं क्या होती हैं और उनका सही क्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, पहले आती है प्रारंभ, फिर प्रयत्न, फिर प्राप्त्याशा, फिर नियतापित और फिर फलागम। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो अब पूछा गया है कि प्रकाशन काल के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो पहले प्रकाशित हुई थी मिट्टी की ओर, इसका समय है 1946। फिर अर्धनारीश्वर, इसका समय है 1952 1952। फिर प्रकाशित हुई थी वेणुवन, इसका समय है 1958। और फिर प्रकाशित हुई थी वट पीपल, इसका समय है 1961। तो पहले प्रकाशित हुई थी मिट्टी की ओर, फिर अर्धनारीश्वर, फिर वेणुवन और फिर वट पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो पहले प्रकाशित हुई थी मैला आंचल, इसका समय है 1954, बहुत ही प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है ये। इसके बाद आधा गांव, इसका समय है 1966। फिर राग दरबारी, इसका समय है 1968। और फिर
लोक ऋण, इसका समय है 1977। तो पहले प्रकाशित हुई थी मैला अंचल, फिर आधा गांव, फिर राग दरबारी और फिर लोक ऋण। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम, फिर से पूछा गया ये प्रश्न। तो नीचे उपन्यास दिए गए हैं, इनको जो है सही क्रम से बताना है। तो पहले प्रकाशित हुई थी रुकेगी नहीं राधिका, इसका समय है 1966। फिर आपका बंटी, इसका समय है 1971। फिर शालमली, इसका समय है 1987। और फिर छिन्नमस्ता, इसका समय है 1993। तो पहले प्रकाशित हुई थी रुकेगी नहीं राधिका, फिर आपका बंटी, फिर शालमली और फिर छिन्नमस्ता। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो अब पूछा गया है कि प्रकाशन काल के अनुसार मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी नमक का दारोगा, इसका समय है 1913 1913। फिर शतरंज के खिलाड़ी, इसका समय है 1925। फिर की रात, ये प्रकाशित हुई थी 1930 में। और फिर कफन, ये मुंशी प्रेमचंद का अंतिम कहानी है, तो ये प्रकाशित हुई थी 1936 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी प्रेमचंद और उनका युग, इसका समय है 1952। इसके बाद कामायनी एक पुनः विचार, ये प्रकाशित हुई थी 1961 में। फिर अधूरे साक्षात्कार, ये प्रकाशित हुई थी 1966 में। और फिर दूसरी परंपरा की खोज, ये प्रकाशित हुई थी 1982 में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पहले प्रकाशित हुई थी प्रेमचंद और उनका युग, फिर कामायनी एक पुनः विचार, फिर अधूरे साक्षात्कार और फिर दूसरी परंपरा की खोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन काल के अनुसार काव्य चिंतकों का सही अनुक्रम क्या है? तो जीवन काल के अनुसार काव्य चिंतकों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आते हैं आनंदवर्धन, इनका समय है 9वीं शताब्दी। फिर अभिनव गुप्त, इनका समय है 10वीं शताब्दी। फिर विश्वनाथ, इनका समय है 14वीं शताब्दी। और फिर पंडित राज जगन्नाथ, इनका समय है 16वीं शताब्दी। तो पहले आते हैं आनंदवर्धन, फिर अभिनव गुप्त, फिर विश्वनाथ और फिर पंडित राज जगन्नाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के अनुसार साहित्यकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आते हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, इनका समय है 1908 से 1970। फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनका समय है 1912 से 2000। फिर शिवदान सिंह चौहान, इनका समय है 1918 से 2000। और फिर रांगे राघव, इनका समय है 1923 से 1962। तो पहले आते हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा, फिर शिवदान सिंह चौहान और फिर रांगे राघव। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में रचनाकारों के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है गंगा लहरी, इसके लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है गंगा लहरी। तो इसके लेखक हैं पद्माकर। इसके बाद शिवा बावनी, इसके लेखक हैं भूषण। इसके बाद रस रहस्य, इसके लेखक हैं कुलपति मिश्र। और फिर श्रृंगार निर्णय, इसके लेखक हैं भिखारी दास। तो गंगा लहरी के लेखक हैं पद्माकर, फिर शिवा बावनी, इसके लेखक हैं भूषण। फिर रस रहस्य, इसके लेखक हैं कुलपति मिश्र। और फिर श्रृंगार निर्णय, इसके लेखक हैं भिखारी दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सूची नंबर 1 में पंक्तियाँ दी गई हैं और सूची नंबर 2 में कवियों के नाम, तो इनको मिलान करना है। तो सबसे पहले पंक्ति आती है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरही अजहूँ बनारसी आसपास।
तो इसके लेखक कौन है? जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरही अजहूँ बानारसी आस पासा। तो इसके लेखक हैं रैदास। इसके बाद जेई मुख देखा तेई हंसा सुना ते आयऊ आंसू। इसके लेखक हैं जायसी। हरी है राजनीति पढ़ी आए समुझी बात कहत मधुकर जो समाचार कछु पाए। इस पंक्ति के लेखक हैं सूरदास। और फिर संतन को कहा सिकरी सो काम। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। संतन को कहा सिकरी सो काम। इसके लेखक हैं कुंभन दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में रचनाकारों के नाम दिए गए हैं और सूची नंबर 2 में रचनाओं के नाम, तो इनको मिलान करना है। तो सबसे पहले आते हैं उद्यतन सूरी। इन्होंने लिखा है कुबलया माला कथा। इसके बाद राहुल बेल, इसके लेखक हैं रोड़ा कवि। फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके लेखक हैं दामोदर शर्मा। और फिर वर्ण रत्नाकर, इसके लेखक हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। तो कुबलया माला कथा के लेखक हैं उद्यतन सूरी। फिर राहुल बेल के लेखक हैं रोड़ा कवि। फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके लेखक हैं दामोदर शर्मा। और फिर वर्ण रत्नाकर, इसके लेखक हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सूची 1 में कविता संग्रहों के बारे में पूछा गया है और सूची नंबर 2 में प्रकाशन वर्ष। तो पहला कविता संग्रह है कितनी नाव में कितनी बार। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? कितनी नाव में कितनी बार। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1967 और इसके लेखक हैं अज्ञ। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1967। फिर आता है चांद का मुंह टेढ़ा है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1964। फिर काल तुझसे होड़ है मेरी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1971। और फिर लोग भूल गए हैं, इसका प्रकाशन वर्ष है 1982। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कितनी नाव में कितनी बार, चांद का मुंह टेढ़ा है। ये दोनों कविता संग्रहों के प्रकाशन वर्ष आप नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। और काल तुझसे होड़ है मेरी, इसका प्रकाशन समय है 1971। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो पहला सूची जो है यहाँ पे कविताओं के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में प्रकाशन वर्ष। तो पहले आता है विष्णुप्रिया, ये लिखी गई थी 1957 में। फिर स्वप्न, इसका प्रकाशन समय है 1929। फिर हिम किरीटिनी, इसका प्रकाशन समय है 1941। और फिर श्रांत पथिक, इसका समय है 1902। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में पात्रों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में रचनाओं के नाम। तो कौन सा पात्र किस रचना के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहला जो पात्र है वो है आकुली किलात, ये कामायनी का पात्र है। फिर अश्वसेन, ये रश्मिरथी का पात्र है। फिर युयुत्सु, ये अंधा युग का पात्र है, युयुत्सु। और फिर ओशिनरी, ये उर्वशी रचना का पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सूची नंबर 1 में पात्रों के नाम दिए गए हैं और सूची नंबर 2 में नाटकों के नाम। तो इनको जो है मिलान करना है, कौन सा पात्र किस नाटक के अंतर्गत आता है। पहले हमने पढ़ा कि कौन सा पात्र किस रचना के अंतर्गत आता है, अब पूछा गया है कि कौन से नाटक के अंतर्गत कौन सा पात्र आता है। तो सबसे पहले आता है विलोम। विलोम जो है ये किस नाटक का पात्र है? तो ये आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है। विलोम के अलावा कालिदास, दंतुल, ये भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं आषाढ़ का एक दिन में। फिर
गालब ये माधवी नाटक का पात्र है। फिर आत्मन ये मिस्टर अभिमन्यु का पात्र है। और फिर पृथु ये पहला राजा का पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सा पात्र किस कहानी के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले अलोपदीन ये किस कहानी के अंतर्गत आता है। बहुत ही प्रसिद्ध पात्र का नाम है अलोपदीन। तो ये नमक का दारोगा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पात्र है जिसका नाम है वंशीधर। ये भी नमक का दारोगा के अंतर्गत आता है। ये दारोगा था इस कहानी में, वंशीधर। इसके बाद झुरिया ये किस कहानी की पात्र है। झुरिया तो ये सदगीत कहानी की पात्र है। इसके बाद जोखू ये ठाकुर का कुआं कहानी का पात्र है। और फिर अमीना ये ईदगाह मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह। तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है अमीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में उपन्यासकारों के बारे में पूछा गया है और सूची नंबर 2 में उपन्यासों के बारे में। तो इनको मिलान करना है। तो सबसे पहले आते हैं समय सरगम। उपन्यास के लेखक कौन है। समय सरगम तो इसके लेखक हैं कृष्णा सोबती। इसके बाद कथा सतीसर इसके लेखक कौन है। कथा सतीसर तो इसके लेखक हैं चंद्रकांता। इसके बाद एक जमीन अपनी उपन्यास के लेखक कौन है। एक जमीन अपनी तो इसके लेखक हैं चित्रा मुदगल। और फिर कोई बात नहीं इसके लेखक हैं अलका सरावगी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कोई बात नहीं और समय सरगम, ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए। तो समय सरगम के लेखक हैं कृष्णा सोबती और कोई बात नहीं इसके लेखक हैं अलका सरावगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। सूची नंबर 1 में रचनाओं के नाम दिए गए हैं और सूची नंबर 2 में रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहले आता है रस मंजरी। इसके लेखक कौन है। रस मंजरी तो इसके लेखक हैं भानुदत्त। इसके बाद भाव प्रकाशन तो भाव प्रकाशन के लेखक हैं शारदा तनय। फिर साहित्य दर्पण इसके लेखक हैं विश्वनाथ। और फिर नाट्य दर्पण इसके लेखक हैं रामचंद्र गुणचंद्र। तो रस मंजरी के लेखक हैं भानुदत्त। भाव प्रकाशन के लेखक हैं शारदा तनय। साहित्य दर्पण के लेखक हैं विश्वनाथ। और नाट्य दर्पण इसके लेखक हैं रामचंद्र गुणचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालव्य मूर्धन्य वत्स तथा कंठ में से ण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ण वर्ण का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मूर्धन्य। तो ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगम वे पुराणे पंडित मान वहंती पक सिरफल अली जिम वाहिरित भ्रमयंती। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं कण्हपा। सूर समाना छंद में दहूं किया घर एक मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। इसके लेखक कौन है। तो सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। तो इसके लेखक हैं कबीरदास। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो द्वैतवाद के प्रणेता कौन है। तो इसके प्रणेता हैं मध्वाचार्य। रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है। तो रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं नूर मोहम्मद। ग्वाल कवि राम सहाय दास पद्माकर तथा सम्मन में से प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना किसने की है। तो फिर से पढ़ते हैं। ग्वाल कवि राम सहाय दास पद्माकर भट्ट तथा समन में से
प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्माकर भट्ट ने। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसनिधि, वृंद कवि, भूपति एवं बेनी प्रवीण में से सत्सई की रचना किसने नहीं की है? तो रसनिधि, वृंद कवि, भूपति एवं बेनी प्रवीण में से सत्सई की रचना किसने नहीं की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण ने सत्सई की रचना नहीं की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है? तो भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं सत्यनारायण कविरत्न। कविरत्न इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर, रत्नाकर उनका उपनाम है, उसी प्रकार सत्यनारायण का उपनाम कविरत्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, बताना है कि किस महाकाव्य के अंतर्गत आता है। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भावधाम। तो इस पंक्ति में कामायनी ये जो महाकाव्य है वहाँ से ये पंक्ति ली गई है। तो ये किस सर्ग के अंतर्गत आता है? तो फिर से पढ़ते हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भावधान। तो ये लिया गया है श्रद्धा सर्ग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलहण की राज तरंगिणी पर आधारित जयशंकर प्रसाद का नाटक का नाम क्या है? तो कलहण की राज तरंगिणी पर आधारित जयशंकर प्रसाद का नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विशाख। और यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कलहण। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुड़ मुड़कर देखता हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मुड़ मुड़कर देखता हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव और ये आत्मकथा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तो मणिकर्णिका के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है तुलसीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाकाल उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो महाकाल उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाकाल किस साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? तो कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? ये कहानी विधा के अंतर्गत आती है। तो ये इसके लेखक हैं सृंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपकों में से भाण कौन सा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपकों में से भाण रचना कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विशेष्य विशोधम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कथन दिया गया है, बताना है कि किसने कहा है ये। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फिर से पढ़ते हैं। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। तो ये कथन किसका है? तो ये लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो भरत मुनि के रस सूत्र व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भुक्तिवाद। हम पहले पढ़ चुके हैं और ये प्रश्न जो है ये कई बार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत के
प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुंतक। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकाल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो रचनाकाल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आते हैं स्वयंभू, इनका समय है 8वीं शती। फिर आते हैं पुष्पदंत, इनका समय है 10वीं शती। फिर अधहमाण, ये आते हैं 12वीं शती के अंतर्गत। और फिर हेमचंद्र, ये भी 12वीं शती के अंतर्गत आते हैं। तो पहले आते हैं स्वयंभू, फिर पुष्पदंत, फिर अधहमाण और फिर हेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही क्रम पूछा गया है। तो पहले कौन से कवि आते हैं, उसके बाद कौन से आते हैं, ये जानना आवश्यक है। तो पहले आते हैं बिहारी, तो बिहारी का समय है 1603। फिर आते हैं देवकवि, इनका समय है 1673। फिर आते हैं भिखारी दास, इनका समय है 1721 1721। और फिर आते हैं पद्माकर, इनका समय है 1753। तो पहले आते हैं बिहारी, फिर देव, फिर भिखारी दास और फिर पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मकाल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि जन्मकाल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आते हैं हरिवंश राय बच्चन, इनका समय है 1907 से 2003। फिर आते हैं गोपाल सिंह नेपाली, इनका समय है 1911 से 1963। फिर आते हैं नरेंद्र शर्मा, इनका समय है 1913 से 1989। और फिर आते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका समय है 1915 से 1995। तो पहले आते हैं हरिवंश राय बच्चन, फिर गोपाल सिंह नेपाली, फिर नरेंद्र शर्मा और फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो नीचे उनके काव्य कृतियाँ दी गई हैं, तो इनको जो है सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले आता है पंचवटी, ये कब लिखा गया था पंचवटी? तो ये लिखा गया था 1925 में 1925। फिर साकेत, ये लिखा गया था 1931 में। फिर यशोधरा, इसका समय है 1932। और फिर आता है द्वापर, इसका समय है 1936। तो पहले प्रकाशित हुई थी पंचवटी, फिर साकेत, फिर यशोधरा और फिर द्वापर। और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, साकेत और यशोधरा इनके रचनाकाल जो हैं ये कई बार पूछे गए हैं। तो साकेत का आप नोट कर लीजिए 1931 और यशोधरा का 1932 1932। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे काव्य संग्रह दिए गए हैं, तो इनको जो है सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले आता है अभी बिल्कुल अभी, इसका समय है 1960। फिर प्रकाशित हुई थी जमीन पक रही है, इसका समय है 1980। फिर उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, इसका समय है 1995। और फिर बाघ, ये प्रकाशित हुई थी 1996 में। तो पहले प्रकाशित हुई थी अभी बिल्कुल अभी, फिर जमीन पक रही है, फिर उत्तर कबीर और अन्य कविताएं और फिर बाघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है नाटकों के नाम दिए गए हैं, इनको जो है सही तरीके से क्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी नारद की वीणा, इसका प्रकाशन समय है 1946। फिर प्रकाशित हुई थी कोणार्क, इसका समय है 1951। फिर प्रकाशित हुई थी अंधा कुआं, इसका समय है 1955।
और फिर प्रकाशित हुई थी बकरी, इसका समय है 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी परति परिकथा, इसका समय है 1957। इससे पहले मैला आंचल प्रकाशित हुई थी 1954 में। तो यहाँ पे जो नीचे दिए गए हैं उपन्यास उनको ही सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो परति परिकथा के बाद प्रकाशित हुई थी दीर्घतपा, इसका प्रकाशन समय है 1964। फिर प्रकाशित हुई थी जुलूस, इसका समय है 1965। और फिर पलटू बाबू रोड, ये प्रकाशित हुई थी 1979 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी 1978 में। फिर किस्सा गुलाम, ये प्रकाशित हुआ था 1986 में। फिर पूर्वा पर, यह प्रकाशित हुआ था 1990 में। और फिर विनायक, ये प्रकाशित हुआ था 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रेमवदा के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी 55 खंबे लाल दीवारें, इसका समय है 1961। फिर रुकेगी नहीं राधिका, ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि रुकेगी नहीं राधिका, इसके लेखिका का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है उषा प्रेमवदा और इसका प्रकाशन समय है 1966। इसके बाद शेष यात्रा, इसका समय है 1984। और फिर अंतवर्षी, इसका समय है 2000। तो पहले प्रकाशित हुई थी 55 खंबे लाल दीवारें, फिर रुकेगी नहीं राधिका, फिर शेष यात्रा और फिर अंतवर्षी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेखन काल के अनुसार पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम बताना है कि कौन से पाश्चात्य आलोचक उनके लेखन काल के अनुसार जो है आए थे। तो सबसे पहले आते हैं वर्ड्सवर्थ, इनका समय है 1770। इन्होंने सबसे पहले लिखना आरंभ किया था वर्ड्सवर्थ ने। इसके बाद आते हैं क्रोचे, इन्होंने लिखना आरंभ किया था 1866 में। इसके बाद आते हैं टी.एस. इलियट, इन्होंने लिखना आरंभ किया था 1888 में। और फिर आई.ए. रिचर्ड्स, इन्होंने लिखना आरंभ किया था 1893 में। तो पहले वर्ड्सवर्थ, फिर क्रोचे, फिर टी.एस. इलियट और फिर आई.ए. रिचर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में पात्रों के नाम दिए गए हैं और सूची नंबर 2 में ग्रंथों के नाम। तो सबसे पहले पात्र का नाम आता है चंदा, ये किस ग्रंथ के अंतर्गत आता है? चंदा, तो ये चंदायन ग्रंथ की पात्र है। इसके बाद नागमती, नागमती किस ग्रंथ की नायिका है या किस ग्रंथ की पात्र है? तो ये पद्मावत के अंतर्गत आती है। इसके बाद राजमती, ये बिसलदेव रासो की पात्र है। और फिर मालवणी, ये ढोला मारूरा दुहा की पात्र है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खास करके नागमती और राजमती, ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि नागमती किस ग्रंथ की पात्र है और राजमती जो है ये भी किस ग्रंथ की पात्र है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पहले सूची में रचनाकारों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में आश्रयदाता राजाओं के नाम दिए गए हैं। तो कौन से रचनाकार किस राजा के साथ रहते थे या किस राजा के आश्रय में रहते थे, ये जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले आते हैं चंदवरदाई, ये किस आश्रयदाता राजा के अंतर्गत रहते थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के आश्रयदाता कवि थे। और ऐसा भी माना जाता है कि चंदवरदाई और पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज चौहान ये मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। और तो यहाँ पे जो है चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के आश्रयदाता कवि होने के साथ साथ उनके बहुत अच्छे मित्र भी थे। तो यहाँ से जो है ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से कवि पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे? तो वो हैं चंदवरदाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं बिहारी, ये जयसिंह राजा के आश्रयदाता कवि थे या आश्रय के
कवि माने जाते थे। फिर जगनिक, ये परमाल राजा के आश्रय कवि थे। और फिर भूषण, ये छत्रसाल के आश्रय कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में काव्य कृतियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में कवियों के नाम। तो सबसे पहले आता है मुक्ति प्रसंग। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राजकमल चौधरी। इसके बाद खुशबू के शिलालेख, इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद अनुभव के आकाश में चांद, इसके लेखक कौन है? अनुभव के आकाश में चांद, तो इसके लेखक हैं लीलाधर जगुड़ी। और फिर रेणुका, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। रेणुका, तो रेणुका काव्य कृति के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में काव्य कृति के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में कवियों के नाम। तो सबसे पहले आते हैं आत्मजयी। इसके लेखक कौन है? आत्मजयी, तो इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। इसके बाद खूंटियों पर टंगे लोग, तो खूंटियों पर टंगे लोग के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके बाद मगध, इसके लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। और फिर पहाड़ पर लालटेन, इसके लेखक हैं मंगलेश डबराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में पंक्तियों के बारे में पूछा गया है और दूसरे सूची में उनके रचनाकारों के बारे में। तो किस रचनाकार ने कौन सा पंक्ति लिखा है, इसको मिलान करना है। तो सबसे पहले पंक्ति आती है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, वह अपमान जगत में है। तो ये किसने कहा है कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, वो अपमान जगत में। तो इसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। इसके बाद केवल पशु ही रह सकता है धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। तो ये किसने कहा है कि धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। ये किसकी पंक्ति है? तो इसके लेखक हैं मैथिली शरणगुप्त। इसके बाद दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसके बाद भेजे मन भावन के उद्भव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। इसके लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों और उनके नाटकों का सही सुमिलित करना है या सही अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले आता है आ वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। ये किस नाटक की नाट्य गीत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्कंदगुप्त। तो ये स्कंदगुप्त के अंतर्गत आता है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। इस नाट्य गीत जो है ये कौन से नाटक के अंतर्गत आती है? तो ये ध्रुव स्वामिनी के अंतर्गत आती है। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा, इसमें मन हो कर मतवाला। ये नाट्य गीत चंद्रगुप्त नाटक के अंतर्गत आती है। खास करके ये कई बार पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग है नहीं दूसरा और, सज्जन हृदय परम करुणालय यही एक है ठौर। ये किस नाटक के अंतर्गत आता है ये नाट्य गीत? तो ये अजात शत्रु नाटक के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। पहले सूची में निबंध संग्रहों के बारे में पूछा गया है और दूसरे सूची में लेखकों के बारे में। तो सबसे पहले आस्था और सौंदर्य, इसके लेखक कौन है? आस्था और सौंदर्य।
तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसके बाद अपनी अपनी बीमारी, इसके लेखक कौन है? अपनी अपनी बीमारी, तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इसके बाद कला का जोखिम, तो कला का जोखिम, इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। और फिर तमाल के झरोखे से, तमाल के झरोखे से, तो इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। तो आस्था और सौंदर्य के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। फिर अपनी अपनी बीमारी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। कला का जोखिम, इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। और फिर तमाल के झरोखे से, इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। पहले सूची में उपन्यासों के बारे में पूछा गया है और दूसरे सूची में चित्रित गांव। तो इन उपन्यासों में कौन से गांवों का नाम चित्रित हुआ है ये बताना है। तो सबसे पहले आता है राग दरबारी, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो राग दरबारी में जिस गांव के बारे में बताया गया है उसका नाम है शिवपालगंज और उसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। इसके बाद गंगोली, गंगोली गांव जो है ये किस उपन्यास के अंतर्गत आता है? तो ये आधा गांव के अंतर्गत आता है गंगोली। इसके बाद मेरीगंज, ये गांव मैला अंचल के अंतर्गत आता है। और फिर बेलारी, बेलारी गांव जो है ये गोदान के अंतर्गत आता है। बेलारी के अलावा एक और गांव का नाम है सेमरी या सेमारी भी कहते हैं उसको। बेलारी और सेमरी जो है ये दोनों गोदान के अंतर्गत आते हैं। बाकी मेरीगंज के अंतर्गत मैला अंचल, गंगोली जो है ये आधा गांव का गांव है। और फिर शिवपालगंज ये राग दरबारी का गांव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में संप्रदायों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में आचार्यों के नाम, तो इनको जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है औचित्य संप्रदाय। तो इसके आचार्य कौन है? औचित्य संप्रदाय, तो इसके आचार्य हैं क्षेमेंद्र। औचित्य विचार चर्चा ये लिखा है क्षेमेंद्र ने, इसको भी आप नोट कर लीजिए। औचित्य विचार चर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं कुंतक। फिर ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं आनंदवर्धन। और फिर रस संप्रदाय, इसके आचार्य हैं भरत मुनि। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन, इन्होंने लिखा है ध्वन्यालोक, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इन्होंने लिखा है ध्वन्यालोक। और भरत मुनि ने लिखा है नाट्यशास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। पहले सूची में पाश्चात्य रचनाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में पाश्चात्य रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है चर्च एंड स्टेट। इसके लेखक कौन है? चर्च एंड स्टेट, तो इसके लेखक हैं कॉलरिज। इसके बाद लिटरेचर एंड डोगमा, तो लिटरेचर एंड डोगमा के लेखक हैं मैथ्यू आर्नल्ड। फिर द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स के लेखक हैं आई.ए. रिचर्ड्स। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और फिर आस्र पोएटिका, तो इसके लेखक हैं होरेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? तो चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अरिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कथन दिया गया है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो पहले कथन पढ़ते हैं। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणी, कृष्ण भक्त या रगानो गा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त का या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना के पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीतिकाव्य
ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है? तो बहुत ही बड़ा कथन है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है। तो डिंगल कविताओं की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणी, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीतिकाव्य से ये 6 धाराएं जो हैं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है, ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नाद। स्वामी अग्रदास का संबंध किस शाखा से है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो स्वामी अग्रदास, जिनका एक और नाम है अग्र अली और जो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इनका संबंध किस शाखा से है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम भक्ति शाखा से। जायसी ने अपनी काव्य कृति में कयामत का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी काव्य कृति में कयामत का वर्णन किस में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आखिरी कलाम में। विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य कौन है? तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रस्तोता आचार्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामानुजाचार्य। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक का नाम क्या है? गौड़ीय संप्रदाय, तो इसके संस्थापक का नाम है चैतन्य महाप्रभु। इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो वो हैं चैतन्य महाप्रभु। चलिए आगे बढ़ते हैं। हित 84 के रचयिता का नाम क्या है? तो हित 84 के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है हित हरिवंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कथन दिया गया है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर की अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? तो यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसी का ब्रजभाषा पर। तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पंक्ति दी गई है, बताना है कि किसने कहा है ये। गिरा अर्थ जल वीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कथन दिया गया है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं से चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो कथन है वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और परीक्षा के संदर्भ में कई बार जो है इनसे जुड़े प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र, नृपशंभु तथा पजनेश कवि में से नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ के रचयिता या रचना किसने नहीं की है? तो कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र, नृपशंभु तथा पजनेश कवि में से नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचयिता किसने नहीं की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पजनेश ने। इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र और नृपशंभु ने जो है नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग दर्पण रचना के लेखक कौन है? ये कई बार पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं रसलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पंक्ति दी गई है, अब बताना है कि जो 2 शब्द हैं वृषभानुजा और हलदर, इसमें कौन सा अलंकार आता है? तो पहले पंक्ति पढ़ते हैं। चिरंजीवो जोड़ी जुड़े क्यों ना स्नेह गंभीर,
को घटी ये वृषभानुजा के हलदर के बीर। तो इसमें वृषभानुजा और हलदर में कौन सा अलंकार आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्लेष अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में ये कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में ये कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो ये कथन किसका है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधरा, पंचवटी, साकेत एवं विष्णुप्रिया में से मैथिली शरणगुप्त की नायिका प्रधान रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंचवटी। बाकी यशोधरा, साकेत एवं विष्णुप्रिया इसमें नायिका प्रधान रचना मानी जाती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? खास करके ये पंक्ति जो है, अंतिम पंक्ति, ये कई बार पूछा जाता है, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है, कई बार पूछा गया है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा तथा उर्वशी में से कथानक कर्ण कौन है? तो कर्ण जो है ये किस कृति के अंतर्गत आता है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा या फिर उर्वशी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रश्मिरथी। तो रश्मिरथी के अंतर्गत आता है कथानक या कथानायक कर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। ये पंक्ति किस रचयिता की है? तो अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। तो इसके लेखक है मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने किसमें की है या किस रचना में की है? तो मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने किस रचना में की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इंद्रधनुष रौंदे हुए ये। उसमें जो है मौन के रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति की गई है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष रौंदे हुए ये किस कवि ने लिखा है या किस कवि की रचना है? तो ये लिखा है अज्ञे ने। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए और इसी के साथ जो है हमारा क्लास नंबर 7 यहाँ पे समाप्त हुआ। और अभी तक जो है हमने 700 प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए थे। बहुत सारे प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं सभी कालों के, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और आधुनिक काल के जो प्रमुख विधाएं हैं उनसे जुड़े भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।